ओके कर दूँ मैं। आई एम डॉक्टर गिरिराज सिंह, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की मेथड्स को डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। तो पहला हम देखते हैं इसका सब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ पर, और पहला इसका प्रॉपर्टीज रहेगा अम्लीय लक्षण। इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर या अम्लीय लक्षण। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर प्रोटॉन देते हैं। तो अम्ल भी बहुत सरलता से आयनित होकर, इस प्रकार ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इस अम्ल का ये OH समूह का हाइड्रोक्सिल समूह की हाइड्रोजन बड़े इजीली आयनित हो जाती है, और ये आयनित होकर प्रोटॉन के रूप में निकलती है। यह कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और प्रोटॉन निकल जाता है। ये प्रोटॉन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। तो ये प्रोटॉन देते हैं, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जो अम्ल जितनी सरलता से प्रोटॉन को देते हैं उतने ही प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जो अम्ल जितनी कठिनता से प्रोटॉन देता है उतना दुर्बल अम्ल या वीक एसिड कहलाता है। अगर हम बात करें दो अम्लों की, फार्मिक अम्ल की बात करें तो फार्मिक अम्ल में H होता है, इस कार्बन से लगा हुआ। और अगर एसिडिक की बात करते हैं कि इनमें कौन सा अम्ल प्रबल होगा, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है। और हम जानते हैं फार्मिक अम्ल का कोई सा भी प्रभाव नहीं होता है, ना ही प्लस आई इफेक्ट शो करता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ना ही माइनस प्रेरणिक प्रभाव। R का प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इस ऑक्सीजन पर चला जाता है, और प्रोटॉन इस ऑक्सीजन से बहुत लूजली बॉन्डेड रहता है, और बड़े सरलता से प्रोटॉन देता है ये। तो प्रोटॉन गिव्स वेरी इजीली। फार्मिक अम्ल बहुत ही सरलता से प्रोटॉन को देता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। अब अगर हम एसिडिक की बात करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके इधर आ गए, यहाँ मिथाइल ग्रुप का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन की ओर धकेल देता है, और इस कार्बन पर अब ऋणावेश आ जाता है। तो ये कार्बन इनके इलेक्ट्रॉनों को भी ऑक्सीजन की ओर विस्थापित कर देता है, तो इस ऑक्सीजन पर अब ऋणावेश आ जाता है। अब ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन मध्य की स्थिति से खिसक कर ये अब हाइड्रोजन के निकट आ जाएंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पर इस ऑक्सीजन से बहुत मजबूती से जुड़ा है, और इस फार्मिक अम्ल की तुलना में कठिनता से प्रोटॉन देता है। ये देता तो है प्रोटॉन, लेकिन ये वेरी इजीली, और ये केवल इजीली देता है, वेरी इजीली नहीं देता। तो हमेशा एसिडिक एसिड फार्मिक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल होता है। इसी प्रकार अगर हम तीसरा अम्ल की बात करें, प्रोपियोनिक अम्ल की, C2H5COOH, तो यहाँ तो ये इथाइल ग्रुप और ज्यादा बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट और अधिक होगा। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के निकट आते चले जाएंगे, और हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा मजबूती से इस ऑक्सीजन से जुड़ता चला जाएगा, और उसका निकलना उतना ही कठिन होता चला जाएगा, जिससे उसका अम्लीय लक्षण घटता चला जाएगा। तो जैसे जैसे सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इसका अम्लीय लक्षण घटता है। तो आगे तक इस प्रकार आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये प्रोपियोनेट आयन बना, इसमें प्रोटॉन देता है, ये डिफिकल्टी के साथ देता है, इसलिए ये प्रोपेनोइक अम्ल और भी वीक होता है। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर का घटता क्रम। ठीक है। अगर हम बात करें इसी की, अब हम एसिडिक इनके हाइड्रोजन अम्लों की बात करें, कई बार आता है हमारा एसिडिक
एसिड है, अगर इसके हाइड्रोजन, ये हमारा एसिडिक अम्ल है, इसको एक मिनट समझ लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है हमारा एसिडिक एसिड। अब हमने इसका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से विस्थापित कर देते हैं तो हमको ये मिलता है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। एक हाइड्रोजन और हटा दीजिए इसका क्लोरीन से तो आपको मिलेगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। एक हाइड्रोजन इसका और क्लोरीन से हटा दीजिए तो मिलेगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब अगर हम इनमें कंपेयर करें कि किसका अम्लीय लक्षण ज्यादा होगा, ये एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो इस क्लोरीन का यहां पर ये मिथाइल ग्रुप है, यही एक्सेप्ट रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर आएंगे, यहां से इस ऑक्सीजन की ओर, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर जाएंगे। हाइड्रोजन कठिनता से लिखेगा तो एसिटिक एसिड मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड की अपेक्षा दुर्बल होता है, क्योंकि यहां पर क्लोरीन लग गया और क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचता है। जब इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचता है तो ये इलेक्ट्रॉन अब कार्बन इसके बीच के क्लोरीन पर आएंगे, इनके बीच के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन के निकट। यहां उल्टा हो रहा है, एल्काइल ग्रुप लगता है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर शिफ्ट होते हैं, और जब कोई हाइड्रोजन लगती है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं, और हाइड्रोजन शिथिलता से जुड़ा होता है और बहुत आसानी से प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड की अपेक्षा प्रबल होता है। अब हम बात करें, दो क्लोरीन लगे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा और इसने भी खींचा, तो यहां पर जो धन आवेश का मान है वो इस कार्बन की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। जितना ज्यादा धन आवेश होगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेंगे, उतना ज्यादा ऋण आवेश यहाँ आएगा, उतना ही ज्यादा ऋण आवेश यहाँ आएगा, और उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के निकट आते चले जाएंगे। तो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड इस मोनो की अपेक्षा भी और अधिक प्रबल होता है। और अगर ट्राई की बात करें तो इसने भी अपनी ओर खींचा, इसने भी खींचा और इसने भी खींचा, यहाँ खींचा, यहाँ खींचा, और ये विस्थापित हुए और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के और समीप आ गए। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सबसे प्रबल अम्ल होता है और एसिटिक एसिड सबसे दुर्बल अम्ल होता है। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक अम्लीय लक्षण का बढ़ता है। तो ये ध्यान कर लेना, ये सिंपल एसिड है, इसमें फॉर्मिक स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और यहां पर ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सबसे प्रबल होता है। तो ये रहा अम्ल का अम्लीय लक्षण। हम अम्लीय क्यों होते हैं और उनकी हमने तुलना की। अम्लों की विशेषता होती है कि अगर वो धातुओं से क्रिया करें तो धातुएं अम्ल की हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो जरा हम इसकी क्रिया कराते हैं किसी प्रबल धन पद्धति से। जैसे अभी हमने लिया फार्मिक अम्ल को अगर सोडियम धातु से अपक्रिया कराओगे तो इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा। दो अणु ले लो, दो लेना पड़ेंगे आपको यहाँ पर। तो इसके सोडियम लवण बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा। ये अपक्रिया भी सिद्ध करती है कि फार्मिक अम्ल एक अम्ल है, तभी ये हाइड्रोजन निकलती है। एसिटिक एसिड से क्रिया करा दो सोडियम धातु की तो सोडियम एसिटेट बनेगा, और यहां पर भी आपके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो ये अपक्रिया भी इनके अम्लीय लक्षण की पुष्टि करती है। एक और रिएक्शन है जो सिद्ध करेगी कि ये अम्ल होते हैं। अम्ल क्षारों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनते हैं। तो अगर हम इसकी क्रिया क्षार से करा दें, क्षार हमने अगर NaOH ले लिया, H ये हमारा अम्ल है, और NaOH से हमने क्रिया कराई इसकी, तो अम्ल का OH और अम्ल का H और क्षार का OH मिलके जल बनेगा और लवण बनता है HCOONA प्लस H2। ऐसे अगर एसिटिक एसिड की हम क्रिया करा देते हैं क्षार से, तो क्षार हमेशा OH आयन देता है, अम्ल H आयन देता है, और ये दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो इस अपक्रिया को हम उदासीन कर कहते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया नंबर 1 प्रॉपर्टीज अम्लीय लक्षण। अब आइए नंबर 2। दूसरा हम लोग करते हैं इसकी रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ। जब अम्ल की PCl5 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एसिड क्लोराइड बनता है।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए हम कैसे बनता है ये। एसिटिक एसिड का उदाहरण लिया CH3COOH प्लस PCl5। जरा देखिए ये रिएक्शन कहां से टूटता है, यहां से क्लीवेज होती है। PCl5 कैसे लगेगा, जरा देखो P 1 Cl 2 Cl और बचे हुए 3 Cl यहां बीच में लगेंगे। तो क्या क्या बना, CH3COCl प्लस फास्फोरिल क्लोराइड प्लस HCl। तो जब एसिडिक अम्ल की PCl5 से क्रिया कराते हैं तो एसिटाइल क्लोराइड बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब अगर हम ये रिएक्शन फार्मिक अम्ल के साथ देखें तो वैसे देता नहीं है ये, लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं। फार्मिक अम्ल जब PCl5 से क्रिया कराओगे तो एक यौगिक बनेगा इसका HCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये फॉर्माइल क्लोराइड बना जो अस्थायी होता है और ये बहुत शीघ्र ही यहां से ये HCl को एलिमिनेट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। ये एडजस्ट नहीं करता, इसलिए फार्मिक अम्ल PCl5 के साथ रिएक्शन नहीं देता। ये हमने बता करके दिखाया ऐसा हो सकता है, ठीक है। सेम रिएक्शन होती है इसकी, हम लोग करते हैं इसका रिएक्शन की थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो ये अम्ल थायोनिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया करके भी एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। ये देखो इसमें कैसे होता है। एग्जाम्पल हम एसिटिक एसिड का लेते हैं, तो एसिटिक एसिड बिल्कुल इस तरीके से है और थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन एसोसिएटिव होता है, पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहां से इसका क्लीवेज होता है। अब देखो कैसे लगेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2Cl2 SOCl2, क्या क्या बना, CH3COCl बना, सल्फर डाइऑक्साइड निकला और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो इस प्रकार इस हमारी रिएक्शन में थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरीकरण मतलब एस्टर का बनना एस्टेरीकरण कहलाता है। और अभी हमने पीछे अम्लों को बनाया था बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर के जल अपघटन से। तो एस्टर के जल अपघटन से हमको अम्ल और एल्कोहल मिलता था। अगर उन्हीं और अम्ल और एल्कोहल की क्रिया करा दें तो हमें दोबारा से एस्टर और जल मिल जाता है। तो जब हम किसी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में अम्ल की एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो एस्टर और जल बनता है। इस सब क्रिया को एस्टेरीकरण कहते हैं। जरा देखते हैं, हम एग्जाम्पल लिया हमने एसिटिक एसिड और एल्कोहल लेते हैं एथिल एल्कोहल। इस एथिल एल्कोहल को हमने रिवर्स करके लिखा तो अम्ल का OH और इस एल्कोहल का H निकलेगा और यहाँ जो निर्जलीय कारक लेते हैं वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। तो यहां से CH3COOCUH5 बनता है और आपका जल निकल जाता है। ये एस्टर है, इसका नाम है एथिल एसीटेट और जल बनता है। तो इस सब क्रिया को हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। फार्मिक अम्ल भी यह क्रिया देता है। यहाँ आप फार्मिक अम्ल ले सकते हो, एथिल एल्कोहल से क्रिया करा सकते हो, कंडीशन यही रखना है हमको। तो इसका OH और ये H मिलकर निकालना है और HCOOC2H5 प्लस H2O ये इथाइल फॉर्मेट। तो इस सब क्रिया को हम एस्टेरीकरण कहते हैं। देखिए नेक्स्ट, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। जब अम्ल के दो अणुओं के बीच में से एक अणु जल का निकल जाता है तो एनहाइड्राइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एनहाइड्राइड। इस सब क्रिया को हम निर्जलीकरण कहते हैं। और ये एसिटिक एसिड देगा, फार्मिक अम्ल में देखने को नहीं मिलता। तो जब हमने एसिटिक एसिड के दो अणुओं को, ये एसिटिक एसिड का पहला अणु है और हम दूसरे अणु को रिवर्स करके लिखते हैं CH3, ये हमने दो मॉलिक्यूल लिए और यहाँ पर निर्जलीय कारक लिया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसकी उपस्थिति में जब गर्म करते हैं
तो यहां से दो अणुओं के बीच में से एक अणु चलकर निकलता है और आपका बनता है CH3COO CH3 प्लस H2। इसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं और इस अभिक्रिया को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन और देखेंगे बस, फिर इसके बाद क्लोज करेंगे। एक है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब डिहाइड्रोक्सिलीकरण, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और ये कैसे करते हैं? जब हम किसी अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्केन बनता है और सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। उदाहरण, अगर हमने एसिटिक एसिड का सोडियम लवण लिया, सोडियम एसिटेट, ये एसिटिक एसिड का सोडियम लवण है और इस सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म किया, CaO इसको गर्म, NaOH into CaO, इनके मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। और सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तो यहां से इतना भाग ये निकल जाता है, H यहां जुड़ जाता है और मिलता है CH4 और सोडियम कार्बोनेट। अगर हमने यही काम इसके साथ किया, सोडियम का इसका लवण ले लिया, सोडा लाइम के साथ गर्म किया, तो फार्मिक अम्ल का सोडियम लवण सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर भी हाइड्रोजन गैस देगा, एल्केन नहीं बनती। इसके अलावा अन्य जितने भी अम्ल होते हैं वो सब एल्केन बनाते हैं। और फार्मिक अम्ल क्या बनाएगा जरा देखो, ये हमने सोडियम लवण लिया और इसको सोडा लाइम के साथ गर्म किया, ये आपके सामने है। तो यहां से हमको इतना भाग निकालना है, ये H और ये H जुड़ा, हाइड्रोजन गैस बनी और क्या बना? सोडियम कार्बोनेट बना। अगर हमने इस सोडियम फॉर्मेट को, तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, अगर हम सोडियम फॉर्मेट को अकेले गर्म करें, सोडा लाइम के साथ गर्म नहीं करना, अकेले हम उच्च ताप पर इसको गर्म कर दें तो यहां से फिर हमको ये मिलता है सोडियम ऑक्सलेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दो अणु सोडा लाइम को साथ जब गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम कार्बोनेट बनता है, और अगर सोडियम फॉर्मेट को अकेले गर्म किया तो सोडियम ऑक्सलेट बनता है। ये है हमारा सोडियम ऑक्सलेट। तो आज के हम वीडियो में इतना ही देखेंगे, इसके रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।